हम आपके पैसों की ना सिर्फ चिंता करते हैं बल्कि उनको बचाने, फिर उनको बढ़ाने, निवेश करने के बारे में बातचीत करते हैं। आपका वो पैसा जो कि बहुत ही मेहनत के साथ कमाया हुआ है, उस पर होता है हमारा फोकस, ताकि आप अपनी उस गाढ़े पसीने की कमाई को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो पैसे से पैसा आप बना पाएं। तो आज के शो में भी होगी ऐसी ही कुछ खास बातचीत। और आज हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक तो हम आपसे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ सवाल लेंगे, और आज का हमारा टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि इन दिनों इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और ऐसे में फिक्स डिपॉजिट एक बार फिर से चर्चा में है। सारे बैंक्स ने या तो बढ़ा दिया है या आगे चलते हुए उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, यहां पर आप चलते शो में भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वैसे तो आपके ईमेल्स हमें आते रहते हैं mf@moneycontrol.com पे, लेकिन 7045220000 पर आप हमें SMS के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, फेसबुक और ट्विटर के जरिए लाइव शो में भी आप अपने सवाल रख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो मैं हेमंत साहब से बातचीत कर रहा था, एफडी पे आज चर्चा होगी। उसके अलावा सर, बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज भेजी, अपने पोर्टफोलियोज भेजे हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग भेजी है, तमाम फंड्स जिनमें वो निवेश करते हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो वो सारी बातें जो हम रेगुलर करते हैं वो तो आपसे होगी। लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। तो फिक्स जब भी बैंक्स रेट्स बढ़ाते हैं या आरबीआई अपने रेट बढ़ाता है तो कोई अच्छी खबर नहीं होती। हमारे लोन महंगे हो जाते हैं और तमाम चीजों का उस पर इंपैक्ट आता है। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि बैंक दूसरी तरफ से जमा पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि इंपैक्ट आता है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि बैंक दूसरी तरफ से जमा पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि क्या ये एक एप्रोप्रिएट टाइम है जब बैंक्स धीरे धीरे फिक्स डिपॉजिट पर पैसे या ब्याज दर जो है वो बढ़ा रहे हैं? तो क्या निवेशक वहां भी एक अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं अपने पैसों को सुरक्षित रखने और बढ़ाने का एक साथ? विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने देखा कि आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया ऑलरेडी 90 बेसिस पॉइंट 2 बार में, और हमने देखा है कि जो बैंक जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो वहां पे हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बेहतर हुआ है। ये बात सही है कि हम हमेशा बात करते हैं कि जब आपको लोन्स की बात आती है तो आपका इंटरेस्ट रेट पहले जल्दी बढ़ जाता है, फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा टाइम लैग रहता है। बट ये बात सही है कि, और हम इस समय पे देख रहे हैं कि आगे जाके और भी यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया वो 6.7 पे किया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जाके हम और ज्यादा देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो बहुत कंजर्वेटिव हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफी सालों के बाद आपको एक ऐसा समय मिलेगा जहां पे आपको एक हेल्दी रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से मिलेगा। और इन एनी केस, चाहे आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या पोर्टफोलियो में बैलेंस करना चाहते हो, एफडी की यूटिलिटी अलग अलग समय पे हो सकती है। बट उस समय पे इंटरेस्ट रेट क्या, ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मैं मानता हूं कि ये समय पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और आगे जाके और बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट जो है एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप उस पे जो इंटरेस्ट कमा रहे हो उस पे आप टैक्स दे रहे हो, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो तो आप थोड़ा सा पोस्ट टैक्स पे भी ध्यान रखिए। हाँ, ये बात है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं उस पे आपको लगता है टैक्स। वैसे आपने सही कहा कि थोड़ा कंजर्वेटिव तरीका हो सकता है ये अपने पैसे को निवेश करने का या उसे बढ़ाने का। लेकिन हेमंत साहब, पता नहीं क्यों, लेकिन सच्चाई ये है, चाहे पुराने लोगों, इनफैक्ट कई सारे नए लोगों को भी मैंने देखा है कि वो एफडी पे थोड़ा भरोसा ज्यादा करते हैं, क्योंकि शायद लोगों के मन में अपने पैसे को लेकर चिंता काफी ज्यादा रहती है। वो रिटर्न तो कमाना चाहते हैं लेकिन साथ में उसकी सुरक्षा भी चाहते हैं, इसलिए एफडी शायद आज भी, और जैसा आपने कहा कि कई अलग अलग पर्पस होते हैं लोगों के पास, तो वो एफडी आज भी उतनी ही चलन में है और इसीलिए मौजूद है कि इस समय इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो उसकी बात हो जाए। तो ये तो आपने बेसिक बता दिया किसे क्या करना है। अब मैं कहूं कि मान लीजिए किसी को शुरुआत करनी है, तो क्या बेसिक तरीका होता है? क्या सीधे आप जाके अपने बैंक से कह देंगे कि मुझे एफडी करना है और वो कर देंगे, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा? क्या प्रोसीजर होता है इसका? देखिए, इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग जो है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स डिपॉजिट में होती है, तो काफी लोग फेमिलियर भी हैं। बट अगर आप फेमिलियर नहीं हैं, आपका जिस बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है वो तो तकरीबन सबका रहता ही है, तो उसी बैंक में अगर आप जाएं, अगर आप ऑलरेडी केवाईसी कंप्लायंट है तो आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चाहे तो आप ब्रांच में जाके एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं
तो ऑनलाइन के थ्रू भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपका समय एक हफ्ते का हो, चाहे आपका 10 साल का समय हो, उसमें अलग अलग पीरियड्स के लिए आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका, जैसा मैंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो भी पीरियड के लिए जो पैसा आपको लगता है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आप चुन सकते हो। ठीक है। तो मान लीजिए एफडी में जाना ही है आपको, तो कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया सर उसे चुनने का, या मतलब आप क्या देखें कि कौन सा बैंक उस पर ज्यादा ब्याज दर दे रहा है, किस तरीके से चुने, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा वहां जा रहा होता है। हाँ देखिए, डेफिनेटली देखिए, अगर आप किसी बैंक में आपका अकाउंट है, स्पेशली अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें, तो आपको पता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कितने समय के लिए आप पैसा रखेंगे। तो एक ऑप्शन तो जनरली वो रहेगी, इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा। पर हमने ज्यादातर क्या देखा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक, वहां पे फर्क हो सकता है, बट जनरली विद इन दैट कैटेगरी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। और एज ए इन्वेस्टर आप कंफर्टेबल रहते हैं कि जिस बैंक में आपका खाता है कि आप वहीं पे अगर फिक्स डिपॉजिट करें, कन्वीनियंट भी होता है आपके लिए। बट जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा अनलेस अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के रेट्स को कंफर्म करें। तो एक तो ये हो गया कन्वीनियंस। अगेन आई थिंक आपके बैंक का सर्विस स्टैंडर्ड कैसा है, जैसा स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में तो वैसे भी कोई इशू नहीं है, आप अपने घर से बैठे बैठे भी एफडी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ज्यादा कुछ पेपर वर्क नहीं है, क्योंकि अगर आपका केवाईसी ऑलरेडी बैंक के साथ हुआ है तो कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी आपको जरूरत नहीं है। राइट। तो हेमंत साहब, एक सवाल और आता है मन में, वो ये कि जैसे अब हम अपनी ईएमआईज में देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़े तो अब हमारी ईएमआई बढ़ जाएगी, वो कैलकुलेशन सब लगाने लगते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई सिनारियो नहीं दिख रहा कि रिवर्स साइकिल कोई आएगी, तुरंत इंटरेस्ट रेट वापस कम होने लग जाएंगे। अभी तो और ऊपर जाने का ही यहाँ पर अंदेशा है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि इन टर्म्स आप एक पूरा 4-5 साल 10 साल की साइकिल में कई बार इंटरेस्ट रेट नीचे भी आते हैं, तो बैंक वो जो ब्याज दर है जिस पे आपने एफडी की उसको घटाता भी है, या मतलब आपका फिर जो आपने रिटर्न जो कैलकुलेट किया उसमें थोड़ा अंतर भी आता हो? नहीं देखिए, अनलाइक ईएमआई, फिक्स डिपॉजिट में क्या है, जैसे हमने पहले बात की कि आप एक फिक्स पीरियड के लिए आप पैसा जमा करते हो और उस समय आपको बताया जाता है कि किस तरह की ब्याज दरें आपको मिलेंगी। उसके बाद या तो ब्याज दरें नीचे जाए या तो ब्याज दर ऊपर जाए, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियसली अलग अलग तरह की साइकिल्स होती हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो आपको फायदा होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट जो है कमिट किया जाता है। दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि काफी सालों के बाद हमने देखा कि अच्छे रेट्स एफडी के ऊपर मिल रहे हैं, तो वहां पे फिर आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हुई है। तो उसमें इन बिटवीन दैट पीरियड में जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं करता। हाँ, एज ए डिपॉजिटर आप क्या कर सकते हैं कि कुछ समय पहले अगर आपने मान लीजिए बहुत लंबे समय के लिए अगर आपने एफडी को कमिट किया हुआ है, देखिए डिफरेंट सिनेरियो होंगे। अगर थोड़ा समय बाकी बचा है तो आप वेट करेंगे, लंबा समय बचा है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि कुछ पेनल्टी देके अगर आप निकल के, अगर आपको लगता है कि आप बेहतर रेट मिले तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपके जो कमिटेड रेट है उसमें कोई फर्क नहीं आता। चलिए, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जहां पर लगातार रेट चेंज हो, कमिटेड एक बार जो रेट आपको दे दिया गया, बोल दिया गया, वो फिर पूरी एफडी के दौरान वहां पे लागू रहेगा। तो ये बात हो गई है फिक्स डिपॉजिट की। अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं तो एक बेसिक आइडिया हमने आपको यहां पर दे दिया। काफी सारे लोग हैं जो आज भी अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एफडी में रखते हैं। सबकी अलग अलग जरूरतें होती हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी आज हमने देने की कोशिश की, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये वो मौजूद वक्त है जब इंटरेस्ट रेट की साइकिल एक बार फिर अपवर्ड है, रेट्स बढ़ रहे हैं, और इसीलिए बैंक वक्त वक्त पे अपने एफडी पर भी ब्याज दरें बढ़ाने के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो इस समय थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है एक ऑप्शन। राइट, तो चलिए एफडी पे बात हो गई, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अलग अलग लोग हमें कॉल करते हैं, उनके निवेश प्लान बताते हैं, जीवन के लक्ष्य बताते हैं। तो प्रकाश भाले साहब ऐसे एक हमारे कॉलर हैं, जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। प्रकाश भाले साहब, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। क्या पूछना चाहेंगे आप और कैसे मदद करें आपकी? हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, मैंने 4 फंड में शिफ्ट की है। क्या वे चुने हुए फंड सही है या ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जानना चाहता हूँ मैं। ओके। मैं लार्ज कैप फंड में 5,000, एक्सिस मिड कैप में 5,000, ईपीएफएस एक्सी कैप में 5,000, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2,000
17,000 की सिप कर रहा हूँ सर। क्या ये फंड जो चुने हुए हैं ये सही है या ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है? ठीक है, बढ़िया सवाल है आपका। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दूं। 75,000 रुपए से ऊपर आपकी मंथली इनकम, 40 साल की उम्र है आपकी, और जो लक्ष्य है इनका हेमंत साहब वो 5 से 7 साल में 20 लाख रुपए आप उम्मीद कर रहे हैं आपको मिल जाए। बच्चों की शादी आप करना चाहेंगे, इसी पैसों में आप अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं। तो जो मूलभूत प्रश्न जो इन्होंने कहा कि क्या ये इनका सही है फंड्स का चुनाव, 17,000 के आसपास की SIP है, कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है, और जो लक्ष्य है क्या आप उसके लिए पर्याप्त है? देखिए विपिन जी, इनके पोर्टफोलियो के दो हिस्से हैं। एक तरफ तो ये इक्विटी फंड में SIP कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने जो डेट फंड है उसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट किया। दो गोल्स की बात की है यहाँ पे, दो गोल्स की उन्होंने बात की है। एक तो अपने रिटायरमेंट की बात की है, दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी डॉटर की मैरिज के लिए उनको पैसा चाहिए, करीब 5 से 7 साल में 20 लाख। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो SIP की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इक्विटी में है, लॉन्गर टर्म की है, तो अगर हम ये मान के चले कि उस इन्वेस्टमेंट को हम इनके रिटायरमेंट के लिए अलाइन करते हैं, और अगर वो इन्वेस्टमेंट 17,000 की कंटिन्यू करते हैं आगे 14 साल तक, जो इनकी रिटायरमेंट एज हो सकती है, वहां तक अगर ये कंटिन्यू करें तो करीब करीब 75 लाख का कॉर्पस वो अपने रिटायरमेंट के लिए बना पाएंगे। तो ये तो हो गया उनके रिटायरमेंट के लिए। दूसरा जो इनकी इन्वेस्टमेंट है लमसम, क्योंकि 5 से 7 साल का समय है, अगर हम ये मान के चलें कि वो इन्वेस्टमेंट जो है उनके डॉटर की मैरिज के लिए इन्होंने अलाइन किया है, तो दो चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। देखिए इनके पास 5 से 7 साल का समय है। डेट फंड डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, स्पेशली जब आप थोड़ा कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गोल है आपकी डॉटर की मैरिज के लिए। लेकिन ये भी समझिए कि आपके पास 5 से 7 साल का समय। अगर मैं मान के चलूं कि आपके पास 7 साल का समय है, तो 5 साल तक तो डेफिनेटली आप ऐसी ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे आपको रिटर्न बेहतर मिल सके डेट फंड से। तो वहां पे जैसे ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, मैं चाहूंगा कि 5 साल, अगले 5 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट करें, और जब 2 साल बचेंगे अपने लक्ष्य पूरा करने में, तब वहां से निकाल के आप चाहें तो डेट फंड में जाना शुरू कर दीजिए, लो ड्यूरेशन फंड में चले जाइए, या तो फिर लिक्विड फंड में चले जाइए, ताकि जो भी आप गेन बनाए उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर ये बदलाव करें तो उनको एक बेहतर रिटर्न मिल सकती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इनके पास जिस फंड में जो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं फंड्स की बैलेंस एडवांटेज काफी अच्छी है। जैसे आदित्य बिरला का बैलेंस एडवांटेज फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो देख सकते हैं। SBI का बैलेंस एडवांटेज है और ICICI का बैलेंस एडवांटेज है। तो मैं चाहूंगा कि ये अगर ये बदलाव करें, हालांकि इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ेगा तो, लेकिन रिटर्न भी अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कैटेगरी ऑफ फंड है, यहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट लेवल के हिसाब से इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाते हैं और कम करते हैं। तो आई थिंक जो प्रोटेक्शन आपको थोड़ी चाहिए आपकी इस इन्वेस्टमेंट में, वो भी आपको मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदले, ताकि अपना जो इंपॉर्टेंट गोल है आपकी डॉटर की मैरिज का, उसके लिए आप ज्यादा रकम जुड़ा सकें और आप बहुत ज्यादा रिस्क भी अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल नहीं करेंगे। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह यहाँ पर आपके लिए प्रकाश जी। तो रिटायरमेंट के हिसाब से चीजें जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जहां तक बेटी की शादी का सवाल है, 5 से 7 साल का वक्त आपके पास है, और जो सलाह दे रहे हैं हेमंत साहब कि आप 5 साल के लिए पकड़ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहना है, उतनी भी रिस्क नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं बनिस्बत कि आप उन्हें फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं और डेट फंड्स में डाल रहे हैं। तो वो काम आप करेंगे आज से 5 साल बाद। तो अभी आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। ABSL बैलेंस एडवांटेज फंड जो आपके मौजूदा फंड्स ही हैं, उन्हीं में कह रहे हैं यहां पर कि आप अभी 5 साल के लिए बेटी के लिए जो लक्ष्य बनाया आपने उनकी शादी के लिए, उसमें डालें। फिर आखिरी 2 सालों में आप चाहें तो जरूर वहां पर डेट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ताकि थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाए पैसों की। लेकिन अभी बढ़िया रिटर्न्स के लिए आपको मौका मिलेगा। 5 साल एक ठीक ठाक वक्त होता है, और आपको ज्यादा पैसे अपने पैसों से बनाने का एक चांस रहेगा। तो ये आपके लिए एक सलाह रही। आई होप कि इससे आपको फायदा होगा। चलिए, बात होगी प्रकाश जी की, अब बात करेंगे राहुल जी की। राहुल कुमार साहब चेन्नई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। आपकी कैसे सहायता करें ये बताइए। Thanks Vipul sir and thanks Hemant for your time. जी, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला है कि मुझे 8 साल में 40 लाख चाहिए मेरे दोनों बच्चों के एजुकेशन के लिए। 12 साल में 3.5 करोड़ चाहिए दोनों के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। 20 साल में 2.25 करोड़ चाहिए उनके शादी के लिए। और मेरा जो रिटायरमेंट है 13 साल में, उसके लिए मुझे 11 करोड़ चाहिए। तो जो मैं 3 लाख की जो महीना SIP कर रहा हूँ, क्या वो सही है और क्या मैं जल्दी रिटायर हो सकता हूँ? थैंक यू। अच्छा, मैं एक सवाल थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि
आपने अभी जो हमें कहा, जैसे आपने कहा कि आपको 13 साल में रिटायरमेंट के बाद 11 करोड़ रुपए चाहिए, राइट? हाँ सर। अच्छा, तो शायद आपने जो हमें भेजा है उसमें हमारे पास जो डेटा है वो 80 लाख रुपए का है। इसी तरह 20 साल में आपने बेटी नहीं जी विपिन सर, वो जो मैंने आपको जो भेजा है वो आज की तारीख में उसकी जो कॉस्ट है वो मैंने भेजी है। जो 20 साल में जो होगा वो मैंने आपको अब भी बताया है। अच्छा, आज की तारीख में आपने कहा है कि आपके पास उतना हाँ। इकट्ठा हो चुका है। हाँ, आज की तारीख में मुझे जो कॉस्ट है वो 10 लाख है ग्रेजुएशन की, दोनों बच्चों की 20 लाख, लेकिन वो जो 8 साल में होगी तो उसकी कॉस्ट शायद 20 लाख होगी। अच्छा, ठीक है, 40 लाख चाहिए। चलिए एक नजर आपके पोर्टफोलियो पे भी डाल लेते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में 25,000 की एसआईपी है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में भी 25, एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी उतना ही, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में भी 25 और एक्सिस। तो टोटल आप कितनी एसआईपी कर रहे हैं महीने की? 11 या 9 से 11 या नहीं तो कितना हो गया ये टोटल? कितना, 1 लाख रुपए से ज्यादा लग रहा है मुझे, करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास हो रहा है 3 लाख रुपए महीना। तो आप 3 लाख रुपए महीने की एसआईपीस कर रहे हैं इस वक्त, राइट? अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ठीक है। ठीक है, चलिए हेमंत साहब से सलाह लेते हैं। थोड़ा सा मैं शायद समझने में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन हेमंत जी इसको ज्यादा तरीके से सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हेमंत जी, अच्छी बड़ी और लमसम एसआईपीस कर रहे हैं, लक्ष्य भी हालांकि उस हिसाब से काफी बड़े हैं, तो क्या आज की मौजूदा एसआईपीस और जो इनके लक्ष्य हैं उनमें तारतम्य है? आई थिंक मैं कहूंगा कि इनकी स्ट्रैटेजी जो है गोल्स को डिफाइन करने की और क्लियरली टाइम होराइजन बनाने की और कितना टारगेट है वो बिल्कुल सही है, और जो सही माध्यम होना चाहिए, मीडियम जो होना चाहिए वहां तक पहुंचने का एसआईपी इक्विटी फंड में, क्योंकि सब जो टाइम होराइजन है वो काफी अच्छे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, या फिर जो इनकी अपनी रिटायरमेंट है, तो उसमें उतना समय है कि ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकें। वो आई थिंक जहां तक स्ट्रैटेजी का सवाल है बिल्कुल सही है। वो ब्रॉडली मैं कहूंगा फंड भी ठीक है। मुझे 1-2 फंड के साथ थोड़ा इश्यू है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इन्होंने जो पहले डिटेल दिया था, हमारे पास जो डिटेल है उसमें अगर मैं एसआईपी का अमाउंट देखूं तो करीब 2 लाख रुपए का एसआईपी आता है। इन्होंने कहा कि उनकी एसआईपी 3 लाख है। उन्होंने ये कहा था कि 60,000 से एसआईपी और बढ़ाना चाहते हैं। 2 फंड की भी उन्होंने बात की थी, एक्सिस ग्रोथ और एक्सिस स्मॉल कैप। तो उनकी मैं बता दूं कि वो एक जो घर के लिए उन्होंने स्पेशली कहा था कि हमको एक्यूमुलेट करना है, तो वहां पे एक्सिस ग्रोथ बिल्कुल सही है। एक्सिस स्मॉल कैप की जगह मैं चाहूंगा कि आप पीजीएम फ्लेक्सी कैप लें। वो 2 फंड में 30,000 का आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने देखी है कि 2 ईएलएसएस स्कीम है इनके पास। एक्सिस लॉन्ग टर्म है एक तो इनके पास, और डीएसपी टैक्स सेवर है, दोनों में 20-20 हजार रुपए की एसआईपी है जी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता नहीं है वो सही स्ट्रैटेजी है अगर ये इन्वेस्टमेंट सारी इनके अकेले के नाम में है, क्योंकि ईएलएसएस जो है एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है अंडर सेक्शन 80C, जहां पे आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, प्रोवाइडेड आपके पास और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, जो इनके केस में ऐसा नहीं है। तो अगर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 40,000 रुपए ईएलएसएस में, वो पैसा आपका अननेसेसरी 3 साल के लिए लॉक इन हो रहा है। तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा सोचिए आप, आपके पास बाकी फंड अच्छे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और ईएलएसएस में उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितनी आपको जरूरत हो टैक्स सेविंग करने की। तो ये आई थिंक जहां तक पोर्टफोलियो के में बदलाव की जरूरत है। जहां तक सबसे इंपॉर्टेंट गोल आपका, जहां पे सबसे बड़ा कॉर्पस आपको चाहिए, आपने कहा कि करीब 13 करोड़ आपको चाहिए 13 साल के अंदर। तो जिस करंट इन्वेस्टमेंट में मुझे लगता नहीं कि आप उससे पहले रिटायर हो पाएंगे, क्योंकि वो काफी बड़ी रकम है और उतना लंबा समय नहीं है। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी होता है जब आप 10 साल के बाद और जितना लंबा समय दें। तो 10 साल के बाद अगर आप 12% का रिटर्न मान के चले तो हर 5 साल के बाद आप पैसे को डबल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास सिर्फ 13 साल का समय है तो शायद इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे डेफिनेटली बढ़ानी होगी। बट ब्रॉडली बाकी गोल जो है मुझे लगता है वो अचीव कर पाएंगे। राइट, तो आई थिंक राहुल साहब बहुत डिटेल में हेमंत साहब ने आपको सलाह दी है यहाँ पर, और मेजॉरिटी आपकी चीज़ें लाइन पर हैं। 1-2 बदलाव जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उन पर आप फोकस कीजिए, और अगर वो आप करते हैं तो आई होप कि आप अपना जो भी एम लेकर चल रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। मोस्टली चीज़ें आपकी सही है जैसे हेमंत जी ने कहा, और ये आपको आपके लक्ष्य पर या तय किए हुए वक्त पर आपका लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम दे रहे हैं आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हर सवाल का जवाब और उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताने की कोशिश हो रही है। हमारे अगले कॉलर अक्षय हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय त्रिपाठी हमें कॉल कर रहे हैं। अक्षय भाई गुड इवनिंग, बताइए क्या आप सवाल पूछेंगे और क्या मदद हम आपकी करेंगे। जी सर, मैं आकाश त्रिपाठी बोल रहा हूँ। माफ कीजिए आकाश जी, सॉरी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी मई 2022 में 5 लाख का एक मुश्त जो है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया है लमसम। तो मैं चाह रहा हूँ कि कितने साल बाद इससे मैं विड्रा शुरू करूँ SWP स्कीम, जिससे जो है मूल राशि भी जो है हमारी बढ़ती रहे और कैपिटल मतलब हमारी बनी रहे। प्रॉफिट से हम SWP शुरू करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कम बात होती है इसकी, सब ज्यादातर बात हम SIPs की करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैनरा रोबेको फ्लैक्सी कैप में 5 लाख का एक मुश्त निवेश है इनका हेमंत सर। और अब ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का समझना चाहते हैं कि कितनी रकम के साथ ये शुरू करें और इनका मानना है कि वो इनकी जो मूल रकम है वो भी बढ़ती रहे लेकिन ये विड्रॉल भी कर पाए। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब हम रेगुलर इनकम की बात करते हैं तो एक काफी चैलेंजिंग एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है अगर आप सेफ्टी में जाएंगे। दूसरी बात, आपको टैक्स लगता है उसके ऊपर, क्योंकि जो डिविडेंड अगर आपको मिलता है किसी म्यूचुअल फंड से या इंटरेस्ट जो मिलता है आपको फिक्स डिपॉजिट से, वो आपकी इनकम में ऐड होता है और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो उसका काफी हिस्सा जो है वो टैक्स में निकल जाता है। आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है वो काफी कम होते हैं। SWP आई थिंक एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मतलब क्या है कि आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसको अलाउ करते हो ग्रो करने के लिए, उसके बाद अपने फंड को इंस्ट्रक्शन देते हो कि हर महीने मुझे X अमाउंट आप एक पर्टिकुलर डेट को मुझे दे दीजिए और फंड जो है आपके बिहाफ पे वो रिडीम करेंगे यूनिट्स और आपको देंगे। तो इसकी 2 चीजें होंगी। अगर आप किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट में है तो वहां पे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उससे NAV अप एंड डाउन होती है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि उसका असर आपकी इनकम पे पड़े। तो एक तो क्योंकि आप खुद डिसाइड करते हो कितनी रकम आपको मिलनी चाहिए तो उतनी रकम आपको मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां पे मार्केट है। दूसरी बात, जब आप विड्रॉ करते हो तो कुछ हिस्सा आपका कैपिटल का आता है, कुछ हिस्सा आपका कैपिटल गेन पे आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी फंड या जो हाइब्रिड फंड्स हैं वहां पे 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जहां पे सिर्फ 10% टैक्स लगता है। तो हायर टैक्स ब्रैकेट के जितने भी निवेशक हैं उनके लिए बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इन्होंने पैसा इक्विटी फंड में लगाया। हम चाहते हैं कि पैसा हमें मिले भी रेगुलरली इनकम की तरीके से और दूसरी तरफ हमारा पैसा ग्रो भी हो, लेकिन हम ये ना भूलें कि आप 5 लाख रुपए अगर पूरा का पूरा इक्विटी फंड में लगा रहे हो और जिस तरह की मार्केट अभी हम देख रहे हैं आगे जाके मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो फिक्स अमाउंट तो आपका विड्रॉ होगा लेकिन वो परसेंटेज टर्म में ज्यादा होगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर 10% मार्केट गिरी तो आपको जब 10,000 निकालेंगे तो एक्चुअल में उससे ज्यादा परसेंटेज में निकल रहा है पैसा। वो आइडियली आपको 5 या 6% का पैसा निकालना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको एक ऐसे हाइब्रिड फंड्स को देखना चाहिए जहां पे आपकी ग्रोथ भी मिले और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी ना हो। तो जैसे हम बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की, मैंने पहले भी बात की, तो वहां पे 2 फंड हैं जैसे ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज या फिर कोटक बैलेंस एडवांटेज जो इस कैटेगरी के काफी अच्छे फंड हैं। तो फंड सही चुनिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है रेगुलर इनकम के लिए और जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा एग्रेसिवली विड्रॉ मत कीजिए, नहीं तो आपकी ग्रोथ आगे आपको नहीं मिलेगी। तो 5 या 6% अगर आप निकालें और अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा डालते हैं तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 या 4% की आपको एडिशनल ग्रोथ इस पोर्टफोलियो से मिल जाएगी। राइट, तो बहुत ही अच्छी तरह से हेमंत साहब ने एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को समझाया। आकाश भाई के लिए तो सलाह हो ही गई, लेकिन और तमाम लोग जो इसके बारे में सोच रहे हैं या जानना चाहते थे या समझना चाहते थे उनके लिए भी ये समझाइश काफी काम आएगी कि किस तरीके से आपको अपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को प्लान करना है और उसमें से पैसे निकालने हैं ताकि आपकी मूल रकम भी बढ़िया रहे। ऐसा भी ना हो जाए कि वो पूरा मामला ही गड़बड़ा जाए निवेश का और आपको फायदा भी होता रहे। राइट, तो चलिए इसी सलाह के साथ वक्त हो गया है कि हम इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले हेमंत सर हम आपके सिलेक्ट किए हुए 4 बेहतरीन फंड अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी जरूर। सबसे पहला फंड मैं कहूंगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में PGI फ्लेक्सी कैप फंड। 2 फंड्स मैं रिकमेंड करूंगा लार्ज एंड मिड कैप में, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड।
और एक फंड मल्टी कैप कैटेगरी में, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो मुझे लगता है ये 4 फंड ऐसे हैं जिस तरह का बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में रिस्क और में बनना चाहिए वो भी बनेगा और काफी कंसिस्टेंटली ये फंड परफॉर्म करते जाए। चलिए, तो 4 बेहतरीन फंड हेमंत सर की पसंद आपके लिए आज के टॉपिक्स, आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे। और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। हेमंत सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के शो पर आने का और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने का और उन्हें बेहतरीन टिप्स निवेश के लिए देने के लिए। तो चलिए, आज के शो को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी योर मनी में। और ध्यान रखिए, यहां पर हमारी पूरी कोशिश होती है योर मनी यानी आपका पैसा, उसको कैसे बचाया जाए और फिर उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। तो सिलसिला कल भी जारी रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।